question. 80 years old male presented for TURP surgery. What possible investigation may be needed in preoperative evaluation? सर CBC पहले करेंगे, इसमें हमने CBC फॉर, अब आपको हैबिट ये बनाइए ना, फॉर hemoglobin. Very good. Hemoglobin. hemoglobin. Why? Because in this surgery there can be bleeding. एक बात हो गई. आगे? और सर प्लेटलेट्स को देखेंगे हम. Why? Because we may be using spinal anesthesia. Okay. Number 2. Number 3. 3. नंबर 3 शाबाश. और क्या चीज देखेंगे? सर इसमें फिर हम ECG भी करेंगे. नहीं, अभी आप CBC की बात करें, आप ECG पे पहुंच गई हो. अभी तो हम सिर्फ CBC पे. CBC में हीमोग्लोबिन करवा ली क्योंकि पेशेंट ब्लीड कर सकता है, ओल्ड एज का पेशेंट है, लिमिटेड कार्डिक रिजर्व है, तो आपको CBC करके आपने हीमोग्लोबिन देख ली. दूसरे हमने देख लिए प्लेटलेट. और कुछ CBC में सर हेमाटोक्रिट देखेंगे कि उसमें हम कितना अलाउएबल ब्लड लॉस वो कर सके. नहीं, वो हेमाटोक्रिट तो आपको हीमोग्लोबिन से भी पता चल जाएगा ना. मतलब बताने का मकसद ये है कि इसमें तीसरी चीज होगी WBC काउंट. स्पेसिफिकली इस पेशेंट में मैं इसलिए जोर से कह रहा हूँ कि प्रोस्टेट का पेशेंट जो है वो इसके सेप्सिस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं. ठीक है, तो और किसी पेशेंट के अंदर एंटीबायोटिक आप प्री ऑपरेटिव बेशक बोलें या ना बोलें वो आपकी मर्जी है, लेकिन TURP वाले पेशेंट में आपने इसको जरूर बताना है. नुसरत तो हर पेशेंट में देती है, लेकिन TURP में उसका ये देना बनता है. अच्छा, उसके बाद और क्या इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत पड़ सकती है CBC के अलावा? जल्दी जल्दी बताओ आप. जी वो सर मेरे पास शो बीच में हो जाता है इसलिए मैं म्यूट कर देती हूं. कोई बात नहीं, आप बोल दो, बोलो शाबाश. सर इसमें ECG करेंगे हम, इसके कार्डिक रिजर्व और वो देखने के लिए कार्डिक इशू कोई ना हो, ओल्ड एज है. ठीक है. और फिर सर चेस्ट एक्सरे करेंगे कि चेस्ट एक्सरे में हम उसके वो देख सकें लंग और वो उसकी कार्डियो. अगर कोई जरूरत होगी तो फिर करेंगे ना चेस्ट एक्सरे. अगर कोई कार्डिक, अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि जिसमें जरूरत हो, अदरवाइज अगर पेशेंट स्मोकर नहीं है, कोई कार्डिक प्रॉब्लम नहीं है तो जरूरत नहीं है. ठीक है जी सर. उसके अलावा और कोई ब्लड टेस्ट पहले बता दो. सर सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स. वो क्यों करेंगे? क्योंकि सर इसमें हमारे पास जो बात है हम वो यूज कर रहे होते हैं टर्फ सिंड्रोम में, जो जाने की चांसेस होते हैं जिससे हमें पहले पता हो. इसके अंदर आप ध्यान में रखें कि पहले आप ये क्वेश्चन अगर आपसे ओल्ड एज से रिलेटेड कोई आपको सिनेरियो के अंदर ना आप उसको ये कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू, मैं इसमें जो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ ना कि इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो हमेशा आपने जुमला ये बोलना है कि इन्वेस्टिगेशन विल बी ऑन द बेसिस, ये इस तरह कोई आपसे नहीं पूछेगा. पहली बात तो ये सुन ले. ठीक है, इस तरह से आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन मैं आपकी सिर्फ प्रैक्टिस कराने के लिए ये बोल रहा हूँ. मैंने इसीलिए जानबूझ के मैंने उसकी कोई हिस्ट्री बताई ही नहीं है. आप ये बोलना चाहूंगा कि ये अगर आपसे कोई ब्लाइंडली भी बात आती है तो आप ये कहें कि इन्वेस्टिगेशन विल बी वारंटेड according to the history and examination. If there is any, because this patient, yes, this patient is 80 years old, there are more chances of associated comorbidities like diabetes mellitus, hypertension, ischemic heart disease, peripheral vascular disease. Okay, but according to the history examination we will do. ECG 80 years old में आप वैसे भी कर सकते हैं क्योंकि ये जो है ना आपका ओल्ड एज रिलेटेड कुछ साइलेंट चेंजेस हो सकती हैं, तो उसके अंदर मेरे ख्याल एज रिलेटेड जो है ये अगर ये मैं खुद ही बताते हुए कंफ्यूज हो गया हूँ. मेरा ख्याल है कि ECG इवन अगर कोई कॉमोर्बिडिटी नहीं है तो भी आप ECG आपको वारंटेड होगी. ठीक है, और क्या नाम है इसका. ठीक है, तो उसके बाद इसका अगर मैं भी जवाब दूं, क्योंकि 40-45 इयर्स के बाद इस्कीमिक हार्ट डिजीज का चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली इन द मेल पेशेंट्स और हाइपरटेंशन के.
So to rule out the any end organ damage, I mean हार्ट के इश्यूज कोई देखने के लिए, कोई कार्डियोमेगाल अपना लेफ्ट एक्सिस डेविएशन या कुछ इस तरह देखने के लिए मैं करवाऊंगा ईसीजी, तो ये ठीक है सर आंसर? देखें, असल में बात ये है कि ये आंसर ठीक भी है और ठीक नहीं भी है। जो स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड ऑफ केयर इज समथिंग एल्स, ठीक है। प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशंस ऐसे बगैर उसके नहीं करवाई जाती। हर इन्वेस्टिगेशंस की कोई रीजन होती है, ठीक है। अगर आप ये नाइस गाइडलाइंस पढ़े ना, नाइस गाइडलाइंस में ये लिखा हुआ है कि कौन सी इन्वेस्टिगेशंस किस पेशेंट्स में करवाई जाती है। एज रिलेटेड, एक में मैं आपको ना अभी एक मिनट कंफर्म कर देता हूँ ईसीजी क्या इंडिकेशन है। आई विल आप आगे चले, मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। आपने अकॉर्डिंग टू द जो है वो एएसए स्टेटस करना होता है। क्या ओल्ड एज का पेशेंट 80 इयर्स जो है, क्या उसका एएसए स्टेटस बदल जाता है? जी, अच्छा ईसीजी आपने करवा ली, खैर एनीवेज इसको मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा कि कितनी एज के ऊपर ईसीजी और एक्सरे आपने करवाना है विदाउट एनी, अगर कोई सिम्टम नहीं भी है, ठीक है। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद आता है अगर इंडिकेशन नहीं है तो एक खास एज होती है, मेरे ख्याल मोर देन 65 इयर्स एज पे आपको करवाना होता है मेरे ख्याल, ठीक है जी। आगे चलें प्लीज। सर फिर यही हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे अगर कोमॉर्बिड हैं तो हम उसके साथ साथ आरएफटीज एलएफटीज भी करेंगे। अच्छा चलें, अगर मैं इसी के अंदर अब मैंने सिनेरियो में ऐड कर दिया हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन में आप क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे? सर हाइपरटेंशन में हम ये इसके आरएफटीज करेंगे, वो माइक्रोवेस्कुलर और मैक्रोवेस्कुलर चेंजेस जो होंगी हमारे एंड ऑर्गन डैमेज, वो चीज हम चेक करेंगे। तो वो कैसे पता चलेंगी? तो वो आरएफटीज में रीनल के लिए हम आरएफटीज जो हैं वो सिर्फ इसलिए करवाई जाती हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट में? सर कैसे क्वेश्चन? आरएफटीज जो है ना, आरएफटीज जो हैं वो हाइपरटेंसिव पेशेंट में इसलिए भी करवाए जाते हैं क्योंकि जो मेडिसिन ले रहे होते हैं, क्योंकि जो भी इन्वेस्टिगेशंस होती है ना, इट इज बिकॉज ऑफ द डिजीज प्रोसेस इटसेल्फ और द मेडिकेशन साइड इफेक्ट्स। ये कोई भी इन्वेस्टिगेशन के लिए जनरल रूल याद रखें कि या वो डिजीज का होगा इटसेल्फ, ठीक है, या फिर इसके अंदर हो सकता है आप इसको लिंक कर सकते हैं कि हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी है तो उसमें आप यूरिया क्रेटिनिन करवाएंगे, और अगर वो नेफ्रोपैथी आगे प्रोग्रेस करके रीनल फेलियर में जा रही है तो उसके अंदर फिर आपके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो है बाकी आपका जो क्या नाम है उसका, अगर कोई जो मेडिसिन हैं उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो आपने अभी आप बोलें तरतीब, कोशिश रखें कि तरतीब रखें ताकि आपको भूलेगा नहीं। हार्ट को देखने के लिए हाइपरटेंसिव पेशेंट है आप ईसीजी बोल दें, ठीक है। उसके अलावा अगर मिसाल के तौर पे एको उस वक्त बोलेंगे जब इसके अंदर ज्यादा रिस्क फैक्टर्स हो, मसलन आप कहेंगे इफ देयर इज एनी साइंस सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर, और फॉर एग्जांपल देयर इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, और इफ देयर इज renal failure with creatinine more than 2, then we will more than 2 risk factors, then we will be going towards further cardiovascular workup, ठीक है, according to discussion with the cardiologist, ठीक है। खाली आपने इस तरह से हर पेशेंट में नहीं एको करवानी होती, ठीक है। एको का मैंने आपको बता दिया। अब इतना अगर आप वाइवे के हिसाब से अगर आपको इतना भी याद रह जाता है ना कि आपने एको के लिए जब बोलना है ना तो आपने खाली ब्लाइंडली हवा में नहीं तीर चला देना कि अगर ओल्ड एज का पेशेंट है या हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो आप हर हाइपरटेंसिव पेशेंट के अंदर एको करवाएंगे, नहीं। आप उसको को रिलेट करेंगे। ईसीजी हाँ कह सकते हैं आपके कोई इस्कीमिया या कोई एरिथमियाज देखने के लिए, ठीक है, लेकिन हर इन्वेस्टिगेशन की आपको एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए कि आपने ईसीजी करवानी है तो ईसीजी के अंदर आपने क्या देखना है, एक्सरे आपने करवाया है तो एक्सरे में आपने क्या देखना है, एको करवाई है आपने तो एको में क्या देखना है, ठीक है। ये मैं जस्ट इस सिनेरियो के साथ ही मैं आपको ये इस चीज़ की मैंने रिवीजन करवा दी है क्योंकि ये कई दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं।
ये मैंने अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर रेजिडेंट्स के साथ जो मैंने किया था प्री ऑपरेटिव, उसमें बहुत डिटेल से पढ़ा था कि एक्सरे सॉरी जो है ईसीजी में क्या फाइंडिंग्स देते हैं, रेट देखते हैं, रिदम देखते हैं, कोई एक्सेस डेविएशन देखते हैं, कोई हाइपरट्रोफी देखते हैं, कोई ब्लॉक्स देखते हैं, ठीक है, इस्कीमिया इन्फेक्शन अगर होगा तो वो पता चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, अगर मिसाल के तौर पे आपने ईसीजी करवाई और उसके अंदर ओल्ड क्यू वेव्स आ रही हैं और पहले उसने कोई पेशेंट ने कोई दिखाया कि मुझे दिल का अटैक हुआ था, अब वो ये क्लिनिकल रिस्क फैक्टर हो गया। अब उस टाइम पे आप देखेंगे कि कोई उसको उस टाइम पे कोई एक्टिव स्कीमिया तो नहीं चल रहा या एक्टिव उसको हार्ट फेलियर तो नहीं चल रहा, तो वो जो है वो मतलब लाइक ये कि अगर वो क्लिनिकल रिस्क फैक्टर से बढ़ के चला जाएगा, अगर उसको पता लगा कि जी अनस्टेबल एंजाइना है या उसको हार्ट फेलियर इतना ज्यादा है कि वो डीकम्पेंसेट हो गया, तो वो एक्टिव कार्डियक कंडीशन हो गई। तो एक्टिव कार्डियक कंडीशन में इलेक्टिव सर्जरी नहीं आपने करवानी, ठीक है। ये उसकी तरतीब आपको ये आप जब बोल देते हैं ना ये हिस्ट्री एग्जामिनेशन, तो उसको आपने कोरिलेट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो हमने बात कहाँ से शुरू की थी, हम बात कहाँ पे पहुंच गए कि आपको इन्वेस्टिगेशंस का पता होना चाहिए। सीबीसी आपने आयशा ने ब्लाइंडली नहीं अब बोलना कि आयशा कहे कि मैं सीबीसी करवाऊंगी, नहीं। सीबीसी टू सी हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी काउंट एंड प्लेटलेट्स, कोagulation profile to see PT-INR, RFTs to see any renal dysfunction because of the disease pathology या कोई साइड इफेक्ट्स हो पे। ये मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन जनरली इन्वेस्टिगेशंस के लिए याद रखिए चेस्ट एक्सरे टू सी any fibrosis or any infection or any sign of heart failure in the form of increased cardiac shadow। समझ आ गई बात? आयशा समझ आ गई बात? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पे आपने अब अगर ये हमने करवा लिया, इस पेशेंट में 80 साल का है लेकिन इसके अंदर कोई ऐसी कार्डिक फाइंडिंग नहीं है, डायबिटीज भी नहीं है, इसको सिर्फ उसके अंदर फाइंडिंग मिली है कि ये स्मोकर है, स्मोकर भी है कि स्मोकर था, अब स्मोकिंग क्विट कर चुका है, तो कितनी अगर अरसा गुजर चुका हो स्मोकिंग क्विट करने के बाद, आप कहेंगे कि इसके अंदर बहुत कम चांसेस होंगे कि उसके अंदर प्रॉब्लम है, अनलेस उनमें सीओपीडी डेवलप पहले ही ना हो चुका स्मोकिंग की वजह से। तो स्मोकिंग क्विट करने के कितने अरसे के बाद जो है वो पेशेंट द रिस्क बिकम्स ऑलमोस्ट लाइक नॉर्मल पेशेंट? जी खामोशी इख्तियार सर नहीं पता मुझे। 2 to 3 मंथ्स ना, 2 to 3 मंथ्स के बाद वो सारी जो चेंजेस देखे मैंने आपको, ये मैंने, आप पढ़ क्या रही हैं मुझे आप सिर्फ ये बताओ, अगर आप ये अगर ये 8-10 चीजें भी आप पक्का नहीं कर रही तो फिर आपको बाकी चीजें पढ़ने का कोई फायदा नहीं। आप ना लंबी लंबी बड़ी बड़ी खतरनाक चीजें पढ़ें, आप छोटी छोटी चीजें पढ़ें जो बिल्कुल बेसिक है। अब स्मोकिंग का मैंने कितनी दफा बोला है आयशा आप लोग कि स्मोकिंग की चेंजेस आपको पता होनी चाहिए कि एक दिन में क्या होगा, एक हफ्ते में क्या होगा, एक महीने में क्या होगा, 2 से 3 महीने में क्या होगा। समझ आई? कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल और निकोटीन के लेवल से लेके म्यूकस क्लियरिंग से लेके ऑसिलरी फंक्शन की इंप्रूवमेंट से लेके सारे जो कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए कि क्या होते हैं और कितने अरसे में रिवर्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना, अब आपने इसका एनेस्थीसिया प्लान करना है, तो आप कौन से फैक्टर्स, अगर आपसे मैं कहूँ कि डिफेंड करें कि भाई इसको जीए देना है या आप डिफेंड करें इसको स्पाइनल देना है, तो आप कौन सी चीज़ होंगी जो स्पाइनल को डिफेंड करने के लिए आप कहेंगे? क्या एडवांटेजेस हैं कि इफ़ यू आर डूइंग TURP सर्जरी अंडर स्पाइनल? सर स्पाइनल में हम इसको मेजर इसलिए करेंगे, एक तो ये पॉलीफॉर्मेसिस ही पेशेंट हमारा बच जाएगा, ओल्ड एज है, इसमें एनाटॉमिकल वो इसमें डिफिकल्ट एयर पे एनाटॉमिकल चेंजेस होंगी, एल्डरली के वो कम कंसर्न्स हो जाएंगे तो उसको हम अवॉइड कर लेंगे, ठीक है। और फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो ऑलरेडी उसके आ रहे होते हैं, रेस्पिरेटरी हमारे पास रिजर्व्स कम होते हैं, या फिक्स कार्डिक आउटपुट। इसके अंदर एक बेसिक रूल याद रखें, पहले अपनी अच्छाइयां बतानी है दूसरे की बुराइयां बताने से पहले, ठीक है। आप स्पाइनल अगर बता रहे हैं तो पहले आप स्पाइनल के फायदे बताएंगी तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है ना कि आपने जीए की बुराइयां करनी शुरू कर दी। टिपिकल पाकिस्तानी नेचर हमारी है, पहले आप स्पाइनल के फायदे बताओ ना कि जीए की बुराइयां करने के। स्पाइनल के फायदे क्या हैं? जी स्पाइनल के फायदे बताओ, शाबाश। ओल्ड पेशेंट में कॉन्शियस लेवल चेक करना होता है, इसलिए आप स्पाइनल दे सकते हैं।
ये बात इसमें रेलेवेंस है, लेकिन आपने एग्जैक्ट आंसर सही नहीं बताया। इसका ये आंसर नहीं है, इसके अंदर ये आंसर है कि इस पेशेंट के अंदर TURP सिंड्रोम अगर होता है बिकॉज ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड, तो दैट विल बी पिक्ड अर्ली इन केस ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। ठीक है जी, ओके। देखिए, स्पाइनल एनेस्थीसिया को डिफेंड करना एक किसी भी पेशेंट में और बात होगी, उसके अंदर कुछ चीजें कॉमन होंगी, कुछ चीजें कॉमन नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली जब इस पेशेंट में आपको डिफेंड करने का कह रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हैं TURP सिंड्रोम के रेफरेंस से, ओल्ड एज का पेशेंट है, रीजनल इज बेटर इन द फॉर्म दैट मोर चांसेस ऑफ डिलीरियम एंड पोस्ट ऑपरेटिव कॉग्निटिव डिसफंक्शन इन ओल्ड एज पेशेंट। ये एक चीज हो गई है। ठीक है, उसके बाद क्या नाम है, इस सर्जरी के अंदर आपको क्या होगा, आपको स्पाइनल से अगले चंद घंटे तक उसको पेन नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद DVT के चांसेस रिलेटिवली कम है, स्ट्रेस रिस्पांस कम होने की वजह से। तो ये अगर आपको डिफेंड करने को कहता है, तो आप पहले ये बता के और फिर कह देंगे साथ ही जो जनरल एनेस्थीसिया की जो प्रॉब्लम्स है उसमें आप अवॉइड कर सकते हैं, पॉलीफार्मेसी नहीं देते, डिफिकल्ट एयरवे होता है, हीमोडायनेमिक स्ट्रेस आता है, ओल्ड एज के पेशेंट के अंदर कार्डियक रिजर्व कम है, तो ये उसके हो गए बात। उसके बाद अब आपसे कोई सवाल, अगर आपको कोई, क्योंकि आपको आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए ना, स्पाइनल आपने लगाया हुआ है, तो कौन क्या इसमें TURP के रेफरेंस से क्या चीज प्रॉब्लम हो सकती है स्पाइनल की वजह से? मास्क हो सकती है, GA में भी मास्क हो सकती है, लेकिन स्पाइनल के अंदर वो प्रोलॉन्ग मास्क हो सकती है। वो क्या चीज है? ब्लैडर रप्चर हो जाता है सर, वो मास्क हो जाएगी। जी, ब्लैडर रप्चर। ठीक है, ब्लैडर रप्चर जो है वो स्पाइनल अगर लगा हुआ है पेशेंट को, ब्लैडर रप्चर मास्क हो सकता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब मुझे ये बताएं कि लेवल ऑफ एनेस्थीसिया कहाँ तक चाहिए। ये बहुत आसान सवाल है, लेकिन क्योंकि अब मैंने हैबिट बना ली है, क्योंकि एक बंदा बेचारा फेल हुआ था इस सवाल के ऊपर FCPS में, उसको यही नहीं पता था कि TURP के लिए लेवल क्या होता है। अभी सुहेब नहीं आया, उसने लिख के जो भेजा था उसने कि सैडल, मुझे बताएं कि क्या सैडल एनेस्थीसिया के अंदर TURP सर्जरी हो सकती है? सर मैं सुहेब हूँ, असल में मेरा फोन खराब हो गया, सॉरी। वो वसीम आईफोन आ रहा है, ये मैं ही हूँ। जी, बताइए क्यों आपने? सर हो सकती है। मेरा दिल चाह रहा है मैं यहाँ से स्कड मिसाइल फेंकूं तुम लोगों मैं बता रही हूँ ना, नहीं सर, आप मिसाइल के साथ सर, ये एनेस्थीसिया के अगर स्पाइनल के साथ हम सैडल करें तो बहुत अच्छे तरीके से पेशेंट जो है हो सकता है। आप इस बात को छोड़ दो, फिर तुम प्रैक्टिकल की बातें ला रही हो दरमियान। प्रैक्टिकल नहीं सर, ये मैं आपको किताब की बात बता रही हूँ। किताब की बात गलत है, ये कैसे हो सकता है मुझे बताइए। क्या इसके अंदर ब्लैडर की वो नहीं होता, इसके अंदर ब्लैडर स्ट्रेच नहीं होता इरिगेशन फ्लूइड की वजह से? बताएं, अगर ऐसी बात है तो ब्लैडर एनेस्थीसिया के लिए T10 का लेवल क्यों कहा जाता है? फिर तो आप कहें सैक्रल लेवल, फिर आप इसको हटा ही दें दरमियान में से। तो अनलेस अनटिल आपको कोई एग्जामिनर फंसाना ना चाहे, आपको ये खुद से ना कहे, तो खुदा के लिए आप अपने आप को वहां पर हीरो ना बनाएं। आपको क्या जरूरत क्या है कि आप सैडल बोले? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें, प्रैक्टिकली हो जाता है। एग्रीड। किस किताब में लिखा हुआ है? सर जब एग्जामिनर सवाल पूछे तो उसको क्या जवाब दें फिर? फाइनल एनेस्थीसिया, बात खत्म। अच्छा, एग्जामिनर से आपने किसी बात का हलफ तो नहीं लेके आना ना, या हलफ तो दे के नहीं आना। इसका लेवल ऑफ एनेस्थीसिया T10 चाहिए होता है, और इसका जो है इसके अंदर आप स्पाइनल बोले, बस बात खत्म हो गई। सैडल कहाँ पे लिखा हुआ है, आप मुझे शेयर करना ये। सर मैं अभी शेयर करती हूँ। हाँ जी, और दूसरी बात, मैं वही ढूंढ रही सर। हाँ जी, दूसरी बात ये है कि आपको एग्जाम में सेफ आंसर देना होता है, और आपको कोई इतना टाइम ही नहीं होगा कि वो आपसे प्रोब करे। इतना टाइम नहीं होगा, आपने बोले कि मैं रीजनल एनेस्थीसिया में स्पाइनल लगाऊंगी। ठीक है, अब स्पाइनल आपने लगाया, तो इसके अंदर जो है, और इसके अलावा एक आपके स्पाइनल के आपने एडवांटेजेस बात कर ली, डिसएडवांटेजेस की बात कर ली। बाय द वे, व्हाट आर sign and symptoms of TURP syndrome? सर इसमें, सर मैं बताऊं या किसी और से पूछ रहे हैं?
अभी ये आयशा अगर बताना चाहे तो, नहीं तो अगला सिनेरियो आपका होगा। ये आयशा का सिनेरियो है। आयशा अगर नहीं बताएगी तो फिर आप बता देना। जी आयशा, व्हाट आर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ TRP सिंड्रोम? सर ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, हाइपोथर्मिया, कंफ्यूजन। ठीक है, और असल में बेसिकली क्या होता है? बेसिकली TRP सिंड्रोम में ऐसा होता क्या है? सर हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया होता है। ठीक है, वॉल्यूम ओवरलोड हो जाता है। ठीक है, वॉल्यूम ओवरलोड जी। हाइपोटोनिक होता है। इसके अंदर टोटल सोडियम नहीं कम होता, इसके अंदर वाटर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अच्छा तो इसके अंदर अब आपने आपने कैसे पिक करना है स्पाइनल में बिहेवियरल चेंज होगी, आप करेंगे क्या? व्हाट विल यू डू एट दैट टाइम अगर आपको लगता है कि इस पेशेंट को TRP सिंड्रोम हो रहा है? सर ऑक्सीजन लगाएंगे। सर इसका फ्लूइड बंद करेंगे सबसे पहले, करवाएंगे, फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करेंगे। प्लीज ये आयशा का क्वेश्चन है, आयशा को बता देना। अगर आयशा नहीं बताती तो फिर आप लोग बोलो। ठीक, फ्लूइड्स हम स्टॉप करवाएंगे, इरिगेशन जो चल रही है उसको भी हम रोकेंगे, और फिर जो सिम्टोमेटिक हमारे पास जा रहा है अगर वो उसकी सैचुरेशन ड्रॉप और कंफ्यूजन में जा रहा है तो हम ऑक्सीजन और ब्रेडिकार्डिया उन चीजों को साथ साथ में मैनेज करेंगे। सर्जरी चलती रहेगी। ठीक है, नहीं सर स्टॉप करेंगे ना। तो आपने बोला है सर वो इरिगेशन को स्टॉप करेंगे तो इसलिए उसमें साथ में नहीं, आपने सर्जन बोलना को है भी जो इन्वॉल्व। बात देखिए वहां पर उसके एग्जामिनर के की में होगा ना, तो आप फौरी तौर पे बोले। कोई भी इमरजेंसी के लिए बेसिक रूल क्या बताया? कॉल फॉर हेल्प एंड स्टॉप कॉल द फॉर सर्जन हेल्प, और इन्फॉर्म सर्जन। इन्फॉर्म द सर्जन। एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन अप्रोच। ठीक है, इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? एक तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई हो सकती है इसके अंदर? सर कंफ्यूजन होगी। कंफ्यूजन का अगला स्टेप क्या होता है? कंफ्यूजन क्यों हो रही होती है? फिट्स होंगे। हाइपोनेट्रीमिया की वजह से सर, हाइपोनेट्रीमिया नहीं, फिट्स हो सकते हैं ना। ठीक है, फिट्स हो सकते हैं जी। तो मैंने असल में TRP के बारे में पहले पूछ लिया है। TRP को अगर हो जाएगा तो आपने फ्लूइड को आपने फौरी तौर पे सर्जरी स्टॉप की, IV फ्लूइड्स आपने रोके, आपने एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन अप्रोच होगी कोई अगर सर्कुलेशन को और मेनली इसके अंदर जो है आपने ग्रेजुअली कंट्रोल करना होता है। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे? आप ABGs करेंगे, ABGs और सीरम जो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनसे क्या चीज निकालेंगे आप? सर उसमें हम सोडियम के वो देखेंगे ना कंसंट्रेशन। तो सोडियम डेफिसिट निकालेंगे ना। जी। ठीक है, तो आपने सोडियम डेफिसिट आप निकालेंगे और उसके बाद फिर आप उसको करेंगे। क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास मैनेज करने की? क्या क्या ऑप्शंस हैं? सर हम डायूरेटिक्स लेंगे उसका वॉल्यूम ओवरलोड को कंट्रोल करने के लिए। कौन कौन से? लूप डायूरेटिक। ठीक है, लूप डायूरेटिक ज्यादा बेहतर होगा या कोई और डायूरेटिक ज्यादा बेहतर होगा? डायूरेटिक ही बेटर होगा। नहीं, लूप डायूरेटिक के अलावा कोई और डायूरेटिक भी कंसिडरेशन में हो सकता है? वैसे सेरिब्रल एडीमा जब होता है, जब मैनिटोल सर। नहीं, वो सिर्फ न्यूरो के में देना है, यहाँ पर थोड़ी देना है। ये कोई और दुनिया है, यहाँ पे देने की क्या जरूरत है? ठीक है, ये मैनिटोल भी आएगा। बल्कि मैनिटोल का एक एडवांटेज क्या है? मैनिटोल सर हाइपोनेट्रीमिक होता है, उसमें सोडियम ज्यादा होता है। मैनिटोल के अंदर वाटर लॉस ज्यादा होता है। ठीक है, ऑस्मोटिक डायूरेसिस करता है ना, जबकि जो लूप डायूरेटिक होते हैं या थायजाइड डायूरेटिक होते हैं वो चैनल्स पे जाके एक्ट करते हैं। तो जब चैनल्स को वो ब्लॉक करते हैं, कहाँ पे एक्ट करता है लूप डायूरेटिक? किडनी। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आपने ये नहीं बताया कि आपके इस सवाल पे मैं ये कहूंगा, आपने ये नहीं कहा कि कहीं और किसी ऑर्गन पे एक्ट करता है। खुदा के लिए मैं चुप हो गई।
सर मैंने आंसर अपना मैंने कहा कि आयशा को बोलने दो। अच्छा सर, मैंने वो आप भेज दिए जो मैं आपसे कह रही थी ना। अच्छा चले तब- ठीक है, मैं देखता हूँ अच्छा आयशा, आपने महसूस नहीं करना। देखो अब नुसरत कितनी समझदार हो गई है। आदि हो गई सर नुज़ाब आप ये बोल नुसरत कितनी ढीठ है, देखो मैं डांट तो लेकिन हंसती है। कोई नहीं बात नहीं, सर, देखो मैंने इन्हीं से सबक हासिल किया और मैंने कहा ये मेरे सीखने का फायदा है, तो मैं इसलिए हाँ कर रही देखो हूँ। मुझे फायदा तो बनता है, आपका, कोई नहीं है। फायदा तो आपका अपना है जी ना। देखिए फायदा तो आपका अपना है। एनीवेज वो सर, बात दूसरी है कि आप एक्सक्यूज को मानते नहीं है। आजकल मुझे इन्होंने उठा के कहीं में फेंक दिया है ओपीडी में, तो मेरा टाइम सारा उधर वेस्ट हो जाता है। कोई बात नहीं, ये इस दुनिया के अंदर ये मसाइल इसी तरह ही रहेंगे बेटा, और ये इन्हीं के साथ साथ करना होता है, ठीक है। देखें तो इसलिए ये बात नहीं है, ठीक है। समझ आ गई बात। तो इसके आपको बताने का मकसद ये है कि आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट ड्रग्स आपको हर वक्त याद होने चाहिए। आपको वहां पर अगर इतना भी याद रह गया है कि ये थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में करता है, और ये सारे इससे सारे आयंस कम होते हैं ना, तो ये सोडियम को भी लॉस करता है, पोटेशियम को भी करता है, कैल्शियम को भी करता है। कौन सा डायूरेटिक होता है जिससे हाइपर कैल्सीमिया होता है? ये अजहर बताएगा, क्योंकि ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। सर ये पोटेशियम स्पेयरिंग स्पायरोनोलेक्ट्रॉन। नहीं, आप मेरे क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। कौन सा डायूरेटिक होता है जो कैल्शियम बढ़ाता है? ओनली वन डायूरेटिक कॉज सॉरी थायराइड। थायराइड, ठीक है। थायराइड वो जो आप पोटेशियम समझे हैं, पोटेशियम जो है वो पोटेशियम स्पेयरिंग होते हैं ना, ठीक है। तो वो आपसे इस लिहाज से इसमें। अच्छा उसके अलावा क्या ऑप्शन होंगे? एक डायूरेटिक्स हो गए, और कैसे ट्रीट करेंगे टीआरपी सिंड्रोम को? वे तो प्रेशर देंगे, ईटीटी डाल Sorry, सकते हैं। मैं आई चेंज द क्वेश्चन प्लीज। एक मिनट पहले सोहेब आयशा को बताने दो। सोडियम को कैसे करेंगे? मेरा क्वेश्चन टीआरपी नहीं था। सोडियम को कैसे मैनेज करेंगे? एक आपने डायूरेटिक्स बता दिया, और कुछ करेंगे? सर हाइपोनेट्रीमिया, तो उसको फिर हम साथ साथ में वो हाइपरटोनिक सेलाइन देंगे। सर सोडियम डेफिसिट कैलकुलेट करेंगे और फिर कैलकुलेट करते हैं? सर इसका फॉर्मूला होता है। शुक्रिया, ये याद होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। इनिशियल माइनस डिजायर्ड, और जैसे अगर मिसाल के तौर पे 140 होना चाहिए और अभी 120 हो गया है, 20 का डिफरेंस है 20 इंटू 70 इंटू वेट, इस तरह कुछ है सर। इंटू 20 इंटू बॉडी वाटर, ठीक है। और इसमें से 1/3 आपने इसको रिप्लेस करना होता है। इसी तरह ही है ना? सर 24 आवर में रिप्लेस करते हैं। हाँ जी। अच्छा, अब रिप्लेस करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? सर आयशा से पूछ रहे हैं ना? डॉक्टर नुसरत प्लीज अब आप आगे थोड़ा कंटिन्यू कर लें, फिर मैं बता सकती हूँ। सर इसमें हाइपरटोनिक नॉर्मल सलाइन है और ऑप्शन, और इसके अलावा जो है नॉर्मल सलाइन नहीं होता। नॉर्मल सलाइन इज हाइपरटोनिक सलाइन इज 3% सर। हाइपरटोनिक ना 3%, तो उसको नॉर्मल ना बोलो ना। हाइपरटोनिक सलाइन सर। हाँ आपने नॉर्मल भी बोला था, हाइपरटोनिक सलाइन। अच्छा और नहीं, और मैंने कहा इसके अलावा नॉर्मल सलाइन भी जो है ना 0.9% जो होता है सर, वो भी उसका भी, उससे भी हम वो कर सकते हैं। ठीक है। और सर मेरे माइंड में तो सर यही है। और आपके जेहन में सोचो, अगर बॉडी के अंदर वाटर ज्यादा हो जाए तो क्या, किस तरीके से निकाला जा सकता है? एक ऑप्शन होती है ना सर लेसिक्स तो दे रहे हैं, वो डायूरेटिक तो दे रहे हैं ना, वाटर तो निकालेंगे उस तरह से। एक मैन्यूअर होता है, ये आपने दवाइयां भी दे दी, इससे भी हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो उस टाइम पे एक आपके दिमाग में सिर्फ एक लाम ही आपने बोला है
डायलिसिस एंटी सर वो एडीएच नहीं, डायलिसिस ज्यादा बेटर आंसर है, CRRT, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। हीमोफिल्ट्रेशन कह दें ज्यादा बेहतर है। हीमोडायलिसिस में तो एक्चुअली जब रीनल फेलियर में किया जाता है ना, तो यहाँ पे अगर वाटर को अगर करना है, ओवरलोड हो रहा है और सोडियम को करेक्ट करना है, तो हीमोफिल्ट्रेशन इज अ बेटर आंसर, क्योंकि आपने सडनली तो नहीं करना ना, ठीक है। तो 5 to 10 मिलीमोल पर लीटर से ज्यादा आपने 24 आवर में नहीं। अगर फास्ट करें तो क्या होगा? उसके लिए क्या सर हीमोलिसिस करवा सकता है। नहीं, और इसके अलावा सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोसिस, पोंटाइन हेमरेज भी करवा सकता है। माइलिनोसिस जी, ये हेमरेज कैसे करेगा नुसरत अगर फास्ट? सर ये जो है ना, जब हाइपरटीमिया होगा तो डेफिनेटली सर ये ब्रेन से जो है वाटर की ऑस्मोसिस शुरू हो जाएगी, तो सर सेल श्रंक हो जाएंगे। सर सॉरी मैंने सर वो हीमोलिसिस मैंने बोल दिया, बट थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, हीमोलिसिस नहीं है, सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोसिस। अच्छा, अब हम लोगों ने डीमाइलिनेशन। अब आपसे कोई अक्लमंद सियाना बंदा कहे कि भाई कौन कौन सी चीजें जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सर सवाल प्लीज दोबारा पूछिएगा। What are the factors for preventing TURP syndrome? सर आइसोटोनिक सॉल्यूशन यूज करेंगे, और सर जो कहते हैं कट एंड कोगुलेट टेक्निक जो होती है वो यूज करेंगे। उसके अलावा और वो है रिप्लेसमेंट सर, हम इसकी जो भी हो वो ब्लड के साथ करेंगे। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है ना, वो रिसेक्शन टाइम होता है, ठीक है। हाँ सर, इसकी 60 मिनट से कम हो रिसेक्शन टाइम जी, 70 सेंटीमीटर से उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो, यानी कि 70 सेंटीमीटर 60, से हाँ। हाइट उसकी कम हो, ठीक है। और आप जो है ना फ्लूइड्स के बजाय, आप हाइपोटेंशन है, आपने स्पाइनल लगाया है, तो आप फ्लूइड्स के बजाय कोशिश करेंगे वेजो प्रेशर से करें, आप बहुत ज्यादा फ्लूइड ना दें, ठीक है। ठीक है, अब मतलब हो गई। उसमें आपसे अगला क्वेश्चन टेबल वाइवे में इत्तेफाक से ये मेरे से पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट सॉल्यूशंस व्हिच आर बीइंग यूज्ड? सर ग्लाइसिन है, सॉर्बिटॉल है, 2.5% ग्लाइसिन, 1.5% है, वो 2.3% सर सॉर्बिटॉल है। इसके अलावा सर कोलॉइड्स का भी जो है जिक्र है। ये अगर आप ट्यूटोरियल खोल के पढ़े ना, इसमें इतना अच्छा लिखा हुआ है, यकीन करें। ये जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, मुझे याद भी कि मैंने नहीं पढ़े ये ट्यूटोरियल पहले किसी जमाने में, ठीक है। जब मैंने FCPS किया, मैं तो जलीलो ख्वार हो के पास हुआ हूँ ना, मैंने तो ये चीजें बाद में पढ़ी है, तो बहुत सारी चीजें हमें वैसे ही याद थी, तो हम लोगों ने नहीं पढ़ी। अभी मैं ट्यूटोरियल खोल के मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर GA रीजनल के इतने जबरदस्त एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सारे लिखे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आप लोग प्लीज ट्यूटोरियल्स पे नजर मार लिया करें, जो मोटे मोटे कॉमन टॉपिक हैं जो कि आने ही आने हैं सवाल, उसको तो कम से कम नजर मार लें उससे, ट्यूटोरियल या आर्टिकल्स, ठीक है। और तो ये है तकरीबन। कोई और TURP के बारे में, और लिथोटमी पोजीशन में के क्या कंसर्न्स होते हैं? व्हाट आर द कंसर्न्स रिलेटेड टू लिथोटमी पोजीशन? सर उसमें जो है, तो अगर रेस्पिरेशन से या लंग से रिलेटेड है तो सर ये लंग कंप्लायंस कम करेगा, ठीक है, टाइटल कम होगा। और सर अगर जीरियाट्रिक पेशेंट है तो उसके मजीद रिजर्व्स कम हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है सर, ये इसमें पहले तो जो है तो हाइपोटेंशन होता है, नो सॉरी सर, हाइपरटेंशन होता है, क्योंकि जो है सारा वॉल्यूम जो लिम्स का होता है वो हमारी मेन सर्कुलेशन में आ जाता है। और आप ये मुझे नुसरत ये जवाब याद आ रहा है, नुसरत आपको ये जवाब ऐसे देना चाहिए। सर मैंने लंग का सर मैं मेन बता रही हूँ आपको, मुझे और याद नहीं आ रहा। सवाल का जवाब दें कि अगर आपसे कोई पोजीशन कंसर्न्स बताएगा तो आप ऐसे बताएंगे, देखें ना, बुरी बात है ना, ऐसे तो ना करो। हीमोडायनामिक रिस्पिरेटरी इफेक्ट्स हो गए, ठीक है। और उसके बाद कुछ कहें कि कुछ इमीडिएट इफेक्ट्स हैं,
कुछ उसके पोजीशन करने के वक्त होते हैं या कुछ रिवर्स के वक्त होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर लिथोटमी पोजीशन करने का ओल्ड एज में स्पेशली आपने पेशेंट की फंक्शनल लिमिटेशन पहले देखनी है। आपने उसका पकड़ के वो बेचारे को वैसे ही कॉन्ट्रैक्चर्स बने हुए हैं, आपने पकड़ के उसका पूरा लिथोटमी बना के सीधा कर दिया, उसका पता लगा या फ्रैक्चर हो गया या उसका जॉइंट डिस्लोकेट हो गया, ठीक है। तो ये आपने लिथोटमी पोजीशन से, उसके बाद नर्व इंजरी, व्हाट इज द मोस्ट, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है सर, ये आप बताओ व्हिच नर्व इंजरी इज पॉसिबिलिटी इन लिथोटमी पोजीशन? सर कॉमन पेरोनियल, कॉमन पेरोनियल एक हो गई, और दोबारा कहें, आवाज कट रही है। कॉमन पेरोनियल के अलावा बताओ, शाबाश। ऑब्चुरेटर, ऑब्चुरेटर इंजरी नहीं होती, ऑब्चुरेटर रिफ्लेक्स होता है, रिफ्लेक्स होता है। वो तो ऐसे इंजरी लिथोटमी पोजीशन की वजह से तो नहीं हो सकती, वो सर्जन की ब्लंट डायसेक्शन की वजह से होगी ना। हाँ, वो इरिटेज वो अलग है। एक नर्व और होती है जो लिथोटमी पोजीशन से रिलेटेड है, जहन में नहीं आ रही सोचो। आपने फ्लेक्शन की है, तो फ्लेक्शन करने की वजह से कौन सी नर्व कंप्रेस हो सकती है? लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ द थाई। लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ द थाई भी है, लेकिन फेमरल भी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना, अगर जीए में कोई भी है, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि जीए में कोई भी केस हो रहा हो, जो है ना अल्नर नर्व आपने जरूर बतानी है, क्योंकि पोजीशन की वजह से अल्नर नर्व को भी डैमेज हो सकता है। अगर आर्म ओवर स्ट्रेच हो गए तो ब्रेकियल प्लेक्सिस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, शैटिक नर्व नहीं हो सकती लिथोटमी पोजीशन में? अपर, आपने कॉमन पेरोनियल बोला है ना, शैटिक नर्व भी हो सकती है या नहीं? हो सकती है, कम है। अच्छा, उसके बाद जॉइंट्स की डिसलोकेशन हो सकती है लिथोटमी पोजीशन में आगे पीछे करने में, ठीक है। और उसके बाद ये कि अगर जीए में हो रहा है तो लिथोटमी पोजीशन करने में ट्यूब का आप बता दें कि एंडोब्रोंकियल हो सकती है, उसके बाद ट्यूब डिसलोकेट हो सकती है, जॉइंट्स की डिसलोकेशन हो सकती है, बाकी हीमोडायनामिक इफेक्ट्स होते हैं। इवन जो है ओल्ड एज के अंदर, क्योंकि नॉर्मल पेशेंट के अंदर टैकीकार्डिया हो जाएगा और वो रिस्पॉन्ड हो जाएगा, मतलब कंपनसेट हो जाएगा, लेकिन ओल्ड एज के पेशेंट में अगर आपने पेशेंट को लिथोटमी से रिवर्स किया है तो वो रिस्पॉन्स ज़्यादा एग्जेजरेटेड होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके कंपेंसेटरी मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। नॉर्मली कौन सा रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है या ब्लंट होता है, इसका क्या आंसर है? एरो रिसेप्टर, ठीक है। तो ये इसकी चीज है। तो एनी क्वेश्चन? सर एक सवाल है कि इसमें एपिड्यूरल क्यों नहीं लगाते? एपिड्यूरल नहीं के बजाय पहले बताएंगे एपिड्यूरल क्यों लगाएंगे। आपने एपिड्यूरल में करवाया था ना ये, तो आप पहले मुझे साबित करो ना कि एपिड्यूरल में क्यों करवाना है। और आपने सीवीपी भी डाल दी थी। नहीं, एपिड्यूरल में तो नुसरत ने करवाया था, आपने सीवीपी भी डाली थी। सीवीपी क्यों डालनी है आपने स्टार्ट में ही? और वो फ्लूइड बैलेंस के लिए फ्लूइड, देखो आर्टीरियल, देखो मेरी बात सुनो, आप अगर स्टार्ट में बोल दोगे ना डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। वो फर्दर आप कहें कि उस टाइम पे अगर आपको वॉल्यूम करना है तो आर्टीरियल लाइन बोल दे। आर्टीरियल लाइन से क्या वॉल्यूम स्टेटस का पता चलता है या नहीं? बिल्कुल सर, पता चलता है स्विंग से, ठीक है ना। तो आर्टीरियल लाइन को आप डिफाइन इजीली कर सकते हैं। सीवीपी कभी जिंदगी में आपने देखा है कि टीओआरपी के अंदर सीवीपी डाली? नो सर। अच्छा, अब इसके अंदर जो एसोसिएटेड दो तीन क्वेश्चन है ना, उनके अंदर एक चीज ये है कि आपकी ये जो ब्लैडर का होता है ना, क्योंकि कई दफा टीओआरपी होता है, कई दफा टीयूआरबीटी होता है, ठीक है। तो अगर टीयूआरबीटी होता है तो उसके अंदर ये खास तौर पे अगर कौन सी वॉल का हो ट्यूमर, लेटरल या राइट, लेटरल वॉल का, ठीक है। लेटरल वॉल का अगर ट्यूमर हो तो उसके में इवन आपका ऑब्चुरेटर रिफ्लेक्स इतना हो सकता है और इवन ब्लैडर रप्चर हो सकता है, ठीक है। और इस पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग, सवाल का जवाब तो आया नहीं, एपिड्यूरल क्यों नहीं देते? मुझे लगता है कि वो लोअर डायफ्राम को
नहीं, ये बात नहीं है, एपिड्यूरल की नीड ही नहीं है ना। देखें, मैं ये नहीं कोई कह रहा कि एपिड्यूरल नहीं लग सकता, लेकिन आप एपिड्यूरल क्या प्रोसीजर बहुत शदीद पेनफुल है? जी सर पेनफुल है। अच्छा, क्या इस सर उनका पेशेंट, कुछ ऐसा था कि लोअर लोब कोलैप्स वगैरह कुछ चेस्ट का था देखें इशू। मुझे एक बात बताएं कि प्रोस्टेट की जो पेन है वो उसके अंदर कोई सोमैटिक एलिमेंट होता है ज्यादा? फंस गए हो ना? इसमें कोई कट लगाया जाता है? देखो, पेन ज्यादा जो होती है हमेशा जो होती है वो स्किन में होती है, जो आपका इंसियन लगे होते हैं ना हम लोग, ठीक है? तो बेसिकली सोमैटिक एलिमेंट तो इसमें होता ही बहुत कम है, इसके अंदर तो विजुअल एलिमेंट होता है। मुझे बताएं कि आपने हर्निया करवाया है और आपने मतलब लाइक ये कि आप टैब ब्लॉक जो लगाते हैं उसमें क्या कोई विजुअल इन्वॉल्वमेंट होती है? टैब ब्लॉक में क्या विजुअल ब्लॉकेट होती है? नो सर विजुअल तो नहीं होती। तो फिर आप टैब ब्लॉक से कैसे एनाल्जेसिया दे रहे हैं? ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि इसके अंदर इंडिकेटेड ही नहीं है, इसमें जरूरत ही नहीं है, पोस्ट ऑफ पेन का इसमें एलिमेंट नहीं है इतना ज्यादा, बल्कि उल्टा इससे नुकसान हो सकता है। नुकसान हो सकता है कि ब्लैडर परफोरेशन जो है वो अनअटेंडेड रह सकती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें पेन होती ही नहीं है, पेन तो होगी, लेकिन नॉट दैट सीवियर पेन। अगर आप इसको कंपैरिजन करें किसी और सर्जरी से, क्या इसमें स्प्लिंटिंग होगी? होगी सर, होगी। वो हो सकती है, लेकिन रिलेटिवली सबसे ज्यादा किसमें होगी? अपर एब्डोमिनल सर्जरीज में। ये तो लोअर एब्डोमिनल सर्जरी है ना, ठीक है? और इसके अंदर एक और पिनाइल इरेक्शन की भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है? उससे उनको, तो ये आपको ये 5-6 आपको बातें TURP के रेफरेंस से, और एक सुबह नुसरत बाजी ने ये कहा था कि TURP का मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि डिस्कशन दूसरी तरफ चली जाएगी, तो खुदा के लिए ये ना करना नुसरत, ठीक है? ये TURP सिंड्रोम में TURP की सर मैंने नहीं सर मैंने उसके सर मैं बता रही हूँ, जब मैं ये केस एक्सप्लेन कर रही थी ना तो मैंने बताया, ये चीजें एक्सप्लेन कर दी थी कि मेरी बात, ये हो सकता है, ये हो सकता है। हाँ मेरी बात सुनो, अगर आपको TURP का केस आता है, वो आपको TURP सिंड्रोम का नाम ना मिले तो भी आपने बताना है, तो ये आपका ये कमेंट सही नहीं था, ठीक है? इसलिए ये बिल्कुल ज़हन में रखोगे जब TURP, अब हमने सारी बातें कर ली, हमने बहुत ज्यादा टाइम लगा लिया, मैंने इसलिए ताकि ये आप लोगों को ये भूले ना। इसमें सेप्सिस का ज़हन में रखें, लिथोटमी पोजीशन का ज़हन में रखें, ब्लीडिंग का ज़हन में रखें, जो है आपकी TURP सिंड्रोम को ज़हन में रखें, उसको हाइपोनेट्रीमिया को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट, सर मगरिब हो रही है इधर। अच्छा चले, मेरे ख्याल अभी ना मैं गैप सर नमाज पढ़ लेते हैं। हाँ, मैं गैप देते, मैं दोबारा इंशाल्लाह फिर रात को करेंगे, ठीक है? ठीक है सर, क्योंकि सर अभी नमाज निकल जाएगी। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। ओके सर, जज़ाकल्लाह।